नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बिल दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पे डिस्कशन किया जाएगा। ये बिल 25 मार्च को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पेश किया जा चुका है, लोकसभा में। अब ये राज्यसभा में जा चुका है। आइए जानते हैं इस पूरे बिल के डिटेल्स। इस बिल को जानने से पहले हमें दिल्ली को जानना काफ़ी ज़रूरी है। 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र करती है। जब वो इसको वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है तो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंजाब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत बनाया जाता है, जिसका नाम होता है, अभी नॉर्मली बनता है दिल्ली पंजाब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत। यहाँ पे दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, प्रोविंस के तौर पे वर्क कर रही थी। 1957 में दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बना जाता है और दिल्ली को, प्रोविंस को, जो डिस्ट्रिक्ट था उस समय, उसको इस एक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल में दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। इससे पहले वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। बाद में जैसे जैसे इस एमसीडी का क्षेत्र बड़ा होता जाता है, इसका नाम बदलने की कोशिश की जाती है, जिसका नाम होता है एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, जो होता है 91th, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में 239AA नाम से ऐड किया जाता है। इस आर्टिकल में स्टेट गवर्नमेंट भी बनाने का पावर दिया गया, जहाँ पे एमसीडी की कुछ पावरों को लेकर, कुछ पावरों को निकालकर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। जैसे शेड्यूल 7 में एंट्री नंबर 1 जो पब्लिक ऑर्डर है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। उसी तरह एंट्री 2 में जो पुलिस सब्जेक्ट है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट पुलिस एक्ट नहीं बना सकती। उसी तरह एंट्री नंबर 18 पे जो लैंड से संबंधित है, रेंट से संबंधित है, लैंड पे लेकर, उस पे दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट नहीं बना सकती। आपने ध्यान दिया होगा, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं। उसमें हमने इसकी बेसिक समझ लिया। इसके बाद और एक चीज़ और बताया कि जो एमसीडी जो पंजाब एक्ट के तहत बनाई गई थी, उसमें जो हेड होता था, उसको चेयरमैन बोलते थे, वो मेयर हुआ करता था। वो मेयर ही एक तरह का हेड होता था, मेयर ही एक तरह का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। उसके अंदर कुछ काउंसलर हुआ करते थे, जिनकी संख्या 270 हुआ करती थी। इसके बाद इस एमसीडी को पे इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए 2011 में, इस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कि अगर इस एमसीडी के पावर को क्यों ना हम डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए। कहीं ना कहीं उस समय की बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली को स्टेट का दायरा राज्य बनाने के लिए मांग कर रही थी। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसमें 2011 में अमेंडमेंट लाया और दिल्ली को 3 भाग में बांट दिया। एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जानने के लिए, क्या अगर हम दिल्ली को डिसेंट्रलाइज करेंगे तो क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या कमियां, क्या नुकसान होंगे अगर इसको स्टेट बनाया जाएगा तो उस समय गवर्नमेंट ने ये कार्य किया। 3 पार्ट में दिल्ली को बांटा, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बांटा गया। इसका हेड एक कमिश्नर हुआ करता, उसको सारी पावरें दी गई थी। उसके अंडर कुछ डायरेक्टर हुआ करते थे जो एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते थे बिटवीन द एमसीडी एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके इस 3 एमसीडी को मर्ज कर दिया है, दोबारा से वहीं लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे 2011 था। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब मूड बना चुकी है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
अब जो काउंसलर की संख्या हुआ करती थी वो घट के 252 हो गई है। डायरेक्टर को हटा दिया गया है। पावर ऑफ जो कमिश्नर थे उस पद को भी हटा दिया गया है। अब जितने भी एम्प्लॉई होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे बैठाए जाएंगे। ठीक, उसमें प्रावधान था कि जो स्वीपर, जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय हुआ करते थे, उनको 14 दिन का नोटिस पीरियड देकर उनको हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो अब एक चंडीगढ़ की तरह भी दिल्ली का जो एमसीडी पार्ट है अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जैक्टली पार्ट हो जाएगा। क्या इस पर लीगल पॉइंट क्या है, इस पर लीगल चर्चा है क्या, अब इससे क्या ड्रॉबैक्स है, इसके वे हेड क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाएगी एमसीडी को लेकर तो स्टेट गवर्नमेंट के बिना कंसल्टेशन के नहीं बनाएगी। यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। एमसीडी में कहा गया है कि जब भी उसकी जो काउंसलर का पीरियड, जो मेयर का पीरियड एक्सपायर होने वाला है, उससे पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए 6 महीना पहले इसके हर हाल में, या 6 महीने के बाद उसका इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पीरियड ओवर हो चुका है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका चुनाव नहीं करा रहा है। कहीं ना कहीं उसका भी उल्लंघन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी कहीं ना कहीं उल्लंघन देखने को मिल रहा है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई गई थी, जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, जो 243P से लेकर 243R 74th अमेंडमेंट 1993 हुआ था, उसका कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हो रहा है। लेकिन वहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 239AA में हमें ये पावर मिला हुआ है कि हम सुपरसीड कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी भी कानून को, इसलिए हम ये कानून बना सकते हैं। आइए देखते हैं ये कानून तो पास हो जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि बीजेपी का वहाँ पर मेजोरिटी है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील कब होती है, ये बहुत ही निर्णायक होगा। ओके, लेट्स वेट टिल द अपील ऑफ दिस, जब तक इसका रिट पिटीशन नहीं होता है।